नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 1 का चौथा अध्याय माटी वाली, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। तो इस अध्याय का एक अंश हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बाकी के अंश में पाठ को पूर्ण करते हैं। अभी तक हमने अध्ययन किया था कि माटी वाली ठकुराइन के घर पर माटी डालकर और चाय पीती है। तो चाय पीने के साथ साथ उनके वार्ता का वर्णन किया गया था और विस्थापन के बारे में भी वो आपस में चर्चा करती रहती है। तो चाय खत्म करके और माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे में खाली कंटर मतलब कनस्तर, जिससे वो माटी डालती थी, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। खोली से तात्पर्य है कि झोपड़ी से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई, जो उसको बालिका बुलाने के लिए आई थी। उस घर में भी कल की हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। कि उस घर में गई तब उसे भी यही आश्वासन दिया गया कि कल आपकी मिट्टी अवश्य डाल दी जाएगी। तो उस घर में भी उसे इस प्रकार से 2 रोटियां मिल गई थी और 2 रोटियां उसे ठकुराइन के घर में मिल गई थी। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में दूसरे हिस्से में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। अगर लोगों को ये जानना है, अगर लोग ये सोचते हैं कि वह रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है, अपने पति के लिए ले जा रही है, तो लोग सोचते रहे। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुड्ढा कातर नजरों से, अशक्त मतलब शक्तिहीन बुड्ढा जो है, कमजोर, कातर नजरों से, आतुर नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी। तो वो रास्ते में ही सोच रही थी कि जब मैं घर जाती हूँ तो कातर नजरों से बुड्ढा मेरी ओर देखता है और रसोई में रोटी बनने का इंतजार करने लगता है कि आज घर पर पहुंचते ही उसको ये रोटी हवाले कर दूंगी, अर्थात उसको ये रोटी दे दूंगी, और रोटियों को देखते ही उसका चेहरा खिल उठेगा, अर्थात प्रसन्न हो जाएगा। साथ में ऐसा भी बोल देगी कि साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। कि मैं रोटियां उसको दे दूंगी और ये कह दूंगी कि साग तो है नहीं, तब प्रति उत्तर में उसे बूढ़े का या पति का जवाब मिलेगा कि भूख मीठी या भोजन मीठा। तो इससे तात्पर्य है कि जब भूख अधिक होती है, अत्यधिक भूख में किसी भी प्रकार का भोजन मीठा ही प्रतीत होता है। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, और पूरा दिन वह मिट्टी खोदते रहती है माटा खान में। फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है, और फिर विभिन्न जगह उनको डाल के आती है मिट्टी को विभिन्न घरों में। तो इस प्रकार से उसका दिन व्यतीत हो जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगी, अर्थात संध्या हो गई थी और धीरे धीरे रात्रि होने लगी थी। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का भी एक टुकड़ा नहीं, झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है, इसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, स्वयं की कोई जमीन नहीं है, और एक झोपड़ी है जिसमें वो गुजारा करती है। गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है, और वह झोपड़ी गांव के एक ठाकुर की जमीन पर है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में, कि उसकी जमीन पर रहने के बदले उस भले आदमी के घर पर भी मिट्टी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। कि उसकी जमीन पर झोपड़ी बना रखी है, तो उसके बदले माटी वाली को उसके घर पर कई काम करने पड़ते हैं। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी।
एक गठरी में बदल गए बुड्ढे से तात्पर्य है कि वो अब वृद्धावस्था में हो गया है और धीरे धीरे उसका जो शरीर है वो जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसलिए कहा है कि गठरी में बदल गए बुड्ढे को। कोरी रोटियां केवल रोटियां ही नहीं देगी, उसके साथ कुछ लगान सब्जी या कुछ प्याज वगैरह भी देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से, जो भी माटी बेचने से आमदनी हुई है, कमाई हुई है, उससे 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, कि पहले उसको रोटियां नहीं दिखाएगी, प्याजों को तल कर और फिर उसे प्याज के साथ खिला देगी। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी और उसके सामने 2 रोटियां, कि जैसे ही सब्जी तैयार हुई उसके सामने दोनों रोटियां रख देगी। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता है, चूंकि वह वृद्ध हो गया है, इसलिए वह 2 रोटियां खाने में सक्षम नहीं है। एक ही रोटी खा पाएगा, या हद से हद 1.5, या तो 1 खा पाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 खा पाएगा। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता है। बाकी बची बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी, वो स्वयं खा लेगी, स्वयं की भूख मिटा लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है, 1 रोटी तो वहीं पर खा के आ चुकी है ठकुराइन के घर पर चाय के साथ। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई है, क्योंकि वह जैसे ही जाकर देखती है तो वह जो बुड्ढा है उसका पति है, वो इस धरा को छोड़कर जा चुका है। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर, उसकी आवाज़ सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। जैसा कि हमेशा उसके पाँव की आहट सुनकर वह चौंक जाता था, उसने अपनी नजरें उसकी ओर घुमाई नहीं, जैसे कि हमेशा वो घुमाता था। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, अर्थात इस मिट्टी को छोड़कर जा चुका था, अपने इस शरीर को त्याग चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तो उस टिहरी गढ़वाल गांव में टिहरी बांध का निर्माण किया जा रहा था। तो निर्माण करने वाले उस साहब ने, अधिकारी ने माटी वाली से पूछा कि वो कहाँ पर रहती है, कि तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। माटी वाली से कहती है, क्योंकि वहां पर बांध बनाया जा रहा है और वहां को लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो वो अधिकारी कहते हैं कि तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। तो माटी वाली कहती है कि मैं प्रमाण पत्र कहाँ से लाऊंगी, मेरी जिंदगी तो इस शहर के सभी घरों में माटी देते हुए गुजर गई है। तो अधिकारी पूछता है, माटी कहाँ से लाती हो? माटी वाली जवाब देती है कि माटा खान से लाती हूँ माटी। फिर अधिकारी पूछता है कि वह माटा खान चढ़िए तेरे नाम, अर्थात वह माटी की जो खान है क्या वो तुम्हारे नाम पर है? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब, कि वह तो मेरी कमाई का साधन है, रोजी रोटी है। फिर अधिकारी पूछता है कि बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। तो अधिकारी माटी वाली से कहता है कि हमें जमीन के कागजात चाहिए, रोजी रोटी के नहीं। फिर माटी वाली जवाब देती है कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, कि अगर वहां बांध बन जाएगा तो वहां पर पानी भर जाएगा और जिससे मेरी जो खान है वो पानी के अंदर दब जाएगी और मेरी जो कमाई का साधन है वो नष्ट हो जाएगा, तो मैं कैसे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तो अधिकारी कहता है कि इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, यह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी कि तुम्हें किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना है। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को, जो उनकी सुरंग थी जिसमें से पानी निकल जाया करता था, उसको बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची है।
शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल संपूर्ण शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, जा रही है गरीब आदमी। एक ही बात कहती जा रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो उसके लिए वह घर ही शमशान बन गया था और वो भी छीन लिया गया था लोगों के लिए। तो इस प्रकार से गरीब आदमी के जो घर हैं वो नहीं छीनने चाहिए। तो यहाँ जो है विद्यासागर नौटियाल जी द्वारा विस्थापन की समस्या को चित्रित किया गया है। इस प्रकार से संपूर्ण अध्याय का व्याख्यान पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे, सभी प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।